अर्जुन गुप्ता जी, आप इस बार जो है भाजपा के कार्य समिति सदस्य अभी मनोनीत हुए हैं। बहुत बहुत बधाई उसके लिए। सबसे पहले धन्यवाद। लोकसभा के बाद में जो है अभी विधानसभा, अभी काराकाट नाम मात्र नहीं है। काराकाट के नाम जो है पूरे हमारे भारतवर्ष में जो है काराकाट का नाम अभी वर्तमान में जाना जाता है, काफी हॉट सीट माना जाता है। किस प्रकार की नई नीति आप लोगों ने बनाई है? आपका एनडीए का गठबंधन है, जोड़ है, क्या बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमित जी। आपने काराकाट लोकसभा का और विधानसभा का चर्चा किया। निश्चित रूप से काराकाट लोकसभा इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र था वो काफी हॉट सीट रहा था। यहाँ की जो लड़ाई थी वो 3 कोणीय हो गई थी और यहाँ भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी चुनावी मैदान में थे। यह सही है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया वो एनडीए के पक्ष में नहीं था, क्योंकि लड़ाई 3 कोणीय हो जाने के कारण एनडीए का पराजय यहां हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार जो एनडीए का रणनीति है, हम यह सीट 110% जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता भी अब समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो गलती यहाँ की जनता ने की, विपक्ष ने जिस तरह से यहाँ के लोगों को बरगलाने में सफलता हासिल किया है, और लोकसभा के चुनाव के 1.5 साल बीतने के बाद आज यहाँ की जो जनता यह आश्वस्त हो गई है कि आने वाले समय में अगर हमारा कल्याण कहीं से हो सकता है तो वो एनडीए के सरकार में ही हो सकता है। और इसलिए यहाँ इस विधानसभा के जो मतदाता हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए से कोई भी प्रत्याशी आएंगे, जीत सुनिश्चित करके हम उन्हें सदन में भेजने का काम। चलिए, ये तो आपकी विश्वास बता रही है जिस प्रकार से आपने अभी बताया। लेकिन हमारी सवाल है कि जो भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और बीजेपी के आप एक कद्दावर नेता हैं, जिस प्रकार से विधानसभा काराकाट को लेकर के रणनीति बनाई गई है, उस पर आप क्या क्या करना चाहेंगे हमारे व्यूअर के साथ? देखिए, सबसे पहले कि आपने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। निश्चित रूप से यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। और रही बात काराकाट विधानसभा का, तो बीजेपी काराकाट के साथ तो है ही, बल्कि बिहार के 243 सीट पर मजबूती के साथ अपना रणनीति बनाकर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। क्योंकि बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी और हम जो है एनडीए के सभी जो भी उम्मीदवार होंगे, हम उन उम्मीदवारों को भाजपा का ही उम्मीदवार समझ के मानकर, क्योंकि हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और उनके लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। एक सवाल, आईपीएस नेता और काराकाट विधानसभा के वर्तमान विधायक अभी अरुण कुमार सिंह, उनके लिए आपके ध्यान में क्या कुछ? देखिए, अरुण कुमार सिंह लगातार इस बार तो वो विधायक बने ही, पूर्व में भी वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। लेकिन जो मूलभूत यहाँ का समस्या था वो विधानसभा के पटल पे रखने में असफल साबित हुए। जो लोगों की समस्याएं थी आज भी वो समस्याएं उसी तरह से बनी हुई है। राज्य सरकार के स्तर से जो योजनाएं आती है उसी का लाभ यहाँ के लोगों को मिल पाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने कुछ इस तरह का कोई ऐसा पहल नहीं किया है जिसका लाभ काराकाट विधानसभा के लोगों को मिले। आप यह नहीं बता सकते हैं कि इनके 5 साल में इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसको लेकर ये विधानसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हमने इन 5 साल के चुनाव में फलना कॉलेज का निर्माण करवा दिया, फलना हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया, या फलना रोड को डेवलप करा दिया। निश्चित रूप से ये वही रोड है जो पूर्व में भी बने हुए थे, केवल इनके रीजन में रिपेयरिंग होने का काम हुआ है। कोई नए
कार्यों को इन्होंने शिलान्यास जिस या इस तरह से काम नहीं अर्जुन किया है। जी, जिस प्रकार आप बता रहे हैं उस तरह से अगर सोची जाए तो 4 साल बीतने के बाद लोकसभा के चुनाव होती है और वही पार्टी के आईपीए पार्टी के ही माले के ही राजा राम कुशवाहा एमपी भी बनते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। तो ये कैसे संभव हुआ? जनता क्या नहीं समझ पाई, कहाँ कमी रह गई? देखिए, हम तो पहले ही बताए थे कि विपक्ष के लोग हमारे लोकसभा के जो मतदाता थे लोकसभा चुनाव में उनको गुमराह करने में सफल हो गए। एक ह्यूमर फैलाया गया था कि एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और संविधान को बदल दिया जाएगा, जबकि आपको ज्ञात होगा इस तरह का संविधान बदलने का ताकत किसी के अंदर नहीं है। हाँ, एनडीए की सरकार ने निश्चित रूप से जो हमारे धाराएं थी, पहले हम आईपीसी की धारा में काम करते थे, लेकिन आज जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है उसमें कई ऐसी चीजें थी जो अंग्रेज के द्वारा हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर लादा गया था कानून के माध्यम से प्रताड़ित करने के लिए। केंद्र सरकार ने उस पर गहन विचार किया और इन धाराओं को उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से डेवलप करने का काम किया है, कुछ में संशोधन करने का भी काम किया है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने गुमराह किया कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो इन सभी लोगों को बहकावा में लाकर लोगों ने मत मत ले लिया। चुनाव तो जीत गए यहां से राजा राम सिंह, लेकिन 1.5 साल के अंदर में 2 बार सदन चला है लोकसभा का, एक बार भी इसी लोकसभा के क्षेत्र में आता है डेहरी डालमिया नगर, एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई इस चीज को लेकर। आपको ज्ञात होगा विक्रमगंज में हमारे लोगों ने, एनडीए के लोगों ने, हमारी जो ट्रेन थी इंटरसिटी एक्सप्रेस और रांची जो इंटरसिटी थी, दोनों का ठहराव कराने का काम यहाँ के एनडीए के लोगों ने किया है, ना कि राजा राम जी ने इसके लिए कभी जाके रेल मंत्री से मिले और इस तरह का जो सुविधा था उसका लाभ दिलवा पाए हमारे क्षेत्र के लोगों को। ठीक है, वो सवाल है चंद सूरज यानी उसके मुखिया प्रशांत किशोर, उनके लिए आपके ध्यान में क्या कुछ चलता है, क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर नेता नहीं है, वो एक रणनीतिकार है और राजनीति एक विलेन के रूप में करना और एक सामने आके करना, दोनों में काफी फर्क है। अभी तक प्रशांत किशोर जी विलेन के रूप में राजनीति पीछे रहकर और रणनीति बनाकर राजनीति को स्थापित करवाते हैं। ये बात आप लेकिन ये अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, एक वार्ड का भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। लेकिन आप देखिए, किसी को अमित जी सलाह देना और उस काम को खुद करना, दोनों में फर्क है। तो प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं, ये हम कह रहे हैं कि रणनीतिकार हैं, लेकिन वो नेता नहीं है। नेता बनने के लिए उन्हें लोगों के कहने का मतलब ये हुआ कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं वहां उनको पता चलेगा। एकदम वो लड़े, वो जन सुराज जब बन गए थे, अभी उपचुनाव हुआ था बिहार में 3 जगह, तीनों जगह उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था। सबसे पहले तो उन्हें अपने आगे आकर इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना था कि हम चुनाव जीत के जाएं और 1.5 साल के अंदर जो मौका बिहार की जनता उनको देती और 1.5 साल के अंदर जो बिहार बदलने की जो व्यवस्था और कल्पना कर रहे थे वो अपने क्षेत्र में करते। उनका गांव इसी जिला में का रहने वाले हैं, वो कोणार्क के। हम तो चाहते हैं जो आप बिहार बदलाव की जो चर्चा करते हैं, एक बार गांव बदल का तो आप दिखाइए कि गांव बदलने में क्या समस्याएं आती है, क्या है। देखिए, आज के डेट में राजनीति को जितना लोग इजिली लेते हैं वो इजिली है नहीं। हम लोग भी 13 साल से इसी कार्य को करते हैं। एक परिवार को चलाने में एक परिवार के मुखिया को कितनी समस्याएं होती है वही समझ पाता है। हाँ, निरंतर रूप से जो बिहार बदलाव की बात करते हैं वो गणना करे 1990 वाली बिहार का और 2025 का बिहार का, उन्हें साफ बदलाव दिखेगा। पहले के बिहार में क्या होते थे और आज के बिहार में क्या हो रहा है। ये प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस चीज का भी समझ है। वो भी इसी बिहार के रहने वाले हैं, वो भी 1990 के दशक का बिहार देखे हैं और आज का भी बिहार देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं प्रदेश में जिस तरह से, आज कोई कल्पना किया था कि बिहार में जिस तरह से मेट्रो स्थापित किया गया, अगस्त में मेट्रो का संचालन शुरू होने वाला है। आज तक कभी बिहार के लोग सोचे थे कि बिहार में भी मेट्रो आ जाएगा और बिहार मेट्रो फर्स्ट स्टेज आपका जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगा। आज बिहार में डबल डेकर पुल बन रहा है। आप देख लीजिए, जो लोग महाराष्ट्र में जाकर डबल डेकर पुल देखते थे, आज उन्हें बिहार में यह सौगात देखने को मिल रहा है। आप जाकर देखिए पटना हवाई अड्डा का जिस तरह से मतलब उसका किया गया है, लगता है कि हम कोई अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। बीच में संक्षिप्त में कहा आपने महाराष्ट्र के नाम में, महाराष्ट्र में अभी जो है भाषा को लेकर के जिस प्रकार से शिक्षा लेकर हुआ है कि जहाँ हिंदी नहीं बोल सकते हैं लोग,
वहाँ मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी नहीं बोलते हैं तो उन्हें गलियाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये कहाँ तक सत्य है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हिंदी हमारी मातृभाषा है। रही बात क्षेत्रीय भाषा का, तो जिस तरह से मराठी लोग इस तरह का कर रहे हैं, तो वहां महाराष्ट्र का सरकार भी इस पर चीज पर ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हिंदी में भाषण देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी में भाषण देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो भाषा है, मूल भाषा जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, हम उसका तो काम करते ही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा हर जगह है। आज भी हमारे ही गांव में भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो हम उसको भी कई ऐसा वीडियो वायरल हुआ, कई ऐसा क्लिप वायरल हुआ जिसमें जो है खास करके बिहार के ही लोगों को टारगेट करके कि हर राज्य में नहीं तो हर राज्य में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व लोग होते हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर विपक्ष के बहकावे में आकर इस तरह का काम करते हैं, ताकि बिहार में चुनाव में इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि एनडीए वहां ये, लेकिन सारा फोकस वो महाराष्ट्र की सरकार ने उन सभी चीजों पर रखा है। निश्चित रूप से इस पर भी आपको बहुत कम दिनों में देखने को मिलेगा कि उन सभी लोगों पर भी कार्रवाई होगा। दरअसल एक आखिरी सवाल है, व्यक्तिगत रूप से आप कई बार जो है दिलीप जायसवाल के साथ घूमते हैं, देखे गए हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ में देखे गए हैं, क्या कुछ लगता है कि आप कुछ बड़ा सोच रख के जो है अपने ही क्षेत्र से या कोई काराकाट के अलग जो है और विधानसभा क्षेत्र? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यह जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, और हम निरंतर 13 साल से यही के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। रही बात राजनीति में चुनाव लड़ने की, जैसा कि आपने कहा, तो यह पार्टी डिसाइड करता है कि हमें कहां से चुनाव लड़ाना है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, और पार्टी को जहां लगेगा कि अर्जुन गुप्ता वहां के लिए अच्छे हैं, निश्चित रूप से हम आगे की तैयारी करेंगे। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आगे कभी और बैठना हुआ तो हम लोग जरूर साथ बैठेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी वार्तालाप करके, बहुत बहुत